हेलो ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग या फोरब्रेन भाग की स्टडी की थी। फोरब्रेन या अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंदर डिवाइड किया गया है। इनकी संरचना के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में और इनके कार्यों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मस्तिष्क के सेकंड पार्ट मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मस्तिष्क से संबंधित कुछ अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स की हम बात करेंगे। उसके बाद मध्य मस्तिष्क को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला मस्तिष्क का जो फैक्ट है, लगभग 2.5% लोग में फेस ब्लाइंडनेस पाई जाती है। अब फेस ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 2.5% लोग पहले से मिले हुए लोगों के चेहरे को नहीं पहचान पाते हैं। यानी कोई व्यक्ति पहले उनसे मिल चुका है, उसका चेहरा भी पहले देख चुके हैं, लेकिन वापस दोबारा मिलने पर वो उस व्यक्ति के चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। तो इस कमी को फेस ब्लाइंडनेस बोला जाता है और 2.5% लोगों में यह कमी पाई जाती है। सेकंड पार्ट, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, सेकंड है सब कॉन्शियस माइंड को बोल सकते हैं हम हिंदी में अचेतन मस्तिष्क। दो प्रकार का बोला जाता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। एक चेतन मस्तिष्क और दूसरा होता है अचेतन मस्तिष्क। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मस्तिष्क जो है, वो जो भी हम डिसीजन लेते हैं उनके 95% भाग को इफेक्ट करता है। हमारे जो 95% डिसीजन है वो सब कॉन्शियस माइंड की इन्फ्लुएंस में लिए जाते हैं। यानी जो भी हम निर्णय लेंगे उन पर सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव होता है। लगभग 95% हमारे जो निर्णय है, डिसीजन है, सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव में लिए जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से लेता है डिसीजन? जिन कार्यों को हम पहले कर चुके हैं उन कार्यों के आधार पर सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। सेकंड फैक्ट है। थर्ड फैक्ट होता है, एक विशेष प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, मिरर न्यूरॉन। अब मिरर न्यूरॉन इस प्रकार के न्यूरॉन हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचान सकता है। बिना किसी दूसरे व्यक्ति के कहे हुए वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचान लेगा। तो ये जो प्रोसेस है यह मिरर न्यूरॉन की हेल्प से संपन्न होती है। किसी व्यक्ति का दर्द महसूस कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का गुस्सा मिरर न्यूरॉन से महसूस किया जा सकता है। तो मिरर न्यूरॉन्स भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है और उससे मिलने के बारे में हमने सोचा, तो कुछ समय बाद वो फ्रेंड हमसे मिलने आ जाता है। बिना उसको फ़ोन किया, हमने कुछ भी नहीं किया, उसे ऑटोमेटिक पता लगता है और वो अपने आप हमसे मिलने आ जाता है। जब उससे हम पूछते हैं कि तुम किस प्रकार आए, तो वो बोलता है कि मेरा भी मन किया या मेरे माइंड में आया कि मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। तो यहाँ पर दोनों के बीच किसी तरह की कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया। इस प्रकार के न्यूरॉन को मिरर न्यूरॉन कहते हैं। और इन न्यूरॉन्स की हेल्प से ही टेलीपैथी की जाती है। टेलीपैथी जो है उस तकनीक में भी इन मिरर न्यूरॉन का यूज किया जाता है। फोर्थ, हमारे ब्रेन के अंदर फॉल्स मेमोरीज को बनाने की क्षमता पाई जाती है। फॉल्स जो मेमोरीज है उनको बनाए जाने की कैपेसिटी हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। यानी हमारा ब्रेन जो है फॉल्स मेमोरीज को बना सकता है।
जो पहले कभी घटित नहीं हुआ है उसकी भी मेमोरी हमारा ब्रेन बना सकता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो नई नई प्रकार की कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो उनके ब्रेन के द्वारा बनाई गई फॉल्स मेमोरीज होती है। उन बच्चों के साथ जो घटित नहीं हुआ है वो मेमोरी भी उनके ब्रेन में बनती रहती है, तो उसको हम फॉल्स मेमोरीज बोलेंगे। फिफ्थ जो ब्रेन का फैक्ट है, हम जितने भी विचार दिन भर में सोचते हैं उनमें से 50% जो विचार हैं वो 50% हमारे थॉट या विचार जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी हमारा ब्रेन 50% पॉजिटिव थिंग्स को सोचता है, 50% नेगेटिव थिंग्स को सोचता है। 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। पूरे दिन भर की हम बात करें तो 50% पॉजिटिव विचार हमारे अंदर आते हैं, 50% नेगेटिव विचार हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं को हमेशा मोटिवेटेड करते रहना चाहिए, जिससे कि जो ये नेगेटिव विचार हैं ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो और हम सही प्रकार से कार्यों को संपन्न कर सकें। तो ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में, और ये भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट था इसका अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। अब सेकंड जो पार्ट है इसका मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क या इसे ही बोला जाता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। अब मध्य मस्तिष्क में हम सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो मध्य मस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके आगे है। ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है और इसके पीछे की तरफ पश्चिम मस्तिष्क का पॉन्स भाग पाया जा रहा है। तो मध्य मस्तिष्क की स्थिति होगी थैलेमस और हाइपोथैलेमस तथा पॉन्स के बीच में मध्य मस्तिष्क पाया जाता है। ये पोजीशन है मध्य मस्तिष्क की, जो पोजीशन या स्थिति है इसकी स्थिति होगी थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पॉन्स भाग के बीच, पॉन्स भाग के बीच मध्य मस्तिष्क स्थित होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पॉन्स भाग के बीच मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क पाया जाता है। अब इसी मिड ब्रेन से हमने एक नलिका निकलती हुई दिखाई है, ये वाली नलिका सेरेब्रम एक्वाडक्ट। सेरेब्रल एक्वाडक्ट भी इसको बोलते हैं, प्रेमस्तिष्क तरल नलिका भी इसको बोला जाता है। ये जो नलिका है इसी को प्रेमस्तिष्क तरल नलिका भी कहते हैं। तो जो मध्य मस्तिष्क है उससे ये नलिका निकलती है जिसे हम सेरेब्रम एक्वाडक्ट या प्रेमस्तिष्क तरल नलिका कहेंगे। इसके बीच में से एक नली के समान स्ट्रक्चर निकलती है जिसे सेरेब्रम एक्वाडक्ट या प्रेमस्तिष्क तरल नलिका कहा जाता है, और यह नलिका पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम भाग से जुड़ी होती है। ये नलिका है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये वाली नलिका है, इसको बोला जाएगा सेरेब्रम एक्वाडक्ट। प्रेमस्तिष्क वाले भाग से चालू हुई है इसलिए नाम है प्रेमस्तिष्क तरल नलिका, वहां से निकलती है मध्य मस्तिष्क में आई, मध्य मस्तिष्क से फिर बाहर निकलकर ये किस भाग के साथ जुड़ जाती है, सेरिबेलम। तो एक मध्य मस्तिष्क के बीच से एक नलिका निकलेगी जिसे सेरेब्रम एक्वाडक्ट या प्रेमस्तिष्क तरल नलिका कहा जाता है। अब इस नलिका का क्या कार्य होता है, यह हमारे मस्तिष्क के अंदर वेंट्रिकल्स जो पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स केवल हार्ट में नहीं पाए जाएंगे, हार्ट में भी हम वेंट्रिकल शब्द का यूज करते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर भी कुछ वेंट्रिकल मिलेंगे। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल की संख्या है चार वेंट्रिकल्स पाए जा रहे हैं, उनसे मिलकर जो तंत्र बन रहा है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम।
तो उस वेंट्रिकुलर सिस्टम में तीसरे वेंट्रिकल और चौथे वेंट्रिकल को जोड़ने का कार्य सेरेब्रम एक्वाडक्ट करती है। यानी 4 वेंट्रिकल हमारे ब्रेन के अंदर पाए जा रहे हैं, वो आपस में मिलकर वेंट्रिकुलर सिस्टम बना रहे हैं, और उन वेंट्रिकुलर सिस्टम में तीसरे वेंट्रिकल और चौथे वेंट्रिकल को जोड़ने का कार्य इस सेरेब्रम एक्वाडक्ट नलिका के द्वारा किया जाता है। अब किस प्रकार से ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है वो हमारे अंदर पाया जाएगा, हमारे मस्तिष्क में, तो पहले तो हमें याद रखना है जो वेंट्रिकल की संख्या है वो कितनी है, 4 है। 4 वेंट्रिकल पाए जा रहे हैं ब्रेन वाले पार्ट में, आपस में मिलकर ये वेंट्रिक्यूलर सिस्टम बनाते हैं। इनके द्वारा आपस में मिलकर वेंट्रिकुलर तंत्र का निर्माण किया जाएगा। पोजीशन किस तरह की होती है इस वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर, होता क्या है, जैसे एक वेंट्रिकल ये है, इसी के पास में ऊपर की साइड एक वेंट्रिकल ये पाया जा रहा है, 2 वेंट्रिकल हो गए, प्रमस्तिष्क वाले भाग के अंदर उपस्थित होंगे। फिर इनसे जुड़ा हुआ तीसरा वेंट्रिकल होगा, ये 3rd वेंट्रिकल है, और इनसे जुड़ा हुआ ये 4था वेंट्रिकल होगा। तो 4 वेंट्रिकल जो है हमारे मस्तिष्क में पाए जा रहे हैं। 2 वेंट्रिकल जो है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, ये कौन से भाग के अंदर उपस्थित है, प्रमस्तिष्क भाग में। 3rd जो वेंट्रिकल है वो मध्य मस्तिष्क वाले भाग में उपस्थित है, और लास्ट का 4th नंबर का जो वेंट्रिकल है वो सेरिबेलम वाले भाग में उपस्थित है। 4th नंबर का जो वेंट्रिकल पाया जाएगा वो सेरिबेलम वाले भाग में पाया जाता है। तो 4 वेंट्रिकल आपस में मिलकर हमारे शरीर के अंदर, या शरीर की जगह हम बोले हमारे ब्रेन के अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, वेंट्रिकुलर तंत्र का निर्माण करेंगे। और इस वेंट्रिकुलर तंत्र में 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल को जोड़ने वाली संरचना, ये जो संरचना है, इस संरचना को सेरेब्रल या सेरेब्रम एक्वाडक्ट कहते हैं। 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे सेरेब्रम या सेरेब्रल एक्वाडक्ट, या हिंदी में प्रमस्तिष्क तरल नलिका के नाम से जाना जाता है। प्रमस्तिष्क तरल नलिका इसे कहा जाता है। तो ये वाला भाग है सेरेब्रम एक्वाडक्ट। मध्य मस्तिष्क में जो 3rd वेंट्रिकल है और इसमें जो 4th वेंट्रिकल है, इससे इसको जोड़ने का काम करेंगे। अब ये जो वेंट्रिकल है ये करते क्या है, इन वेंट्रिकल के द्वारा ही CSF का निर्माण किया जाता है। CSF क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फुल फॉर्म है इसकी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में यदि हम बोले प्रमस्तिष्क मेरुरज्जु द्रव, यानी मस्तिष्क वाले भाग में और मेरुरज्जु वाले भाग में जो लिक्विड पाया जाता है या जो द्रव पाया जाता है, उस लिक्विड या द्रव को CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और इस CSF का निर्माण मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले वेंट्रिकल के द्वारा किया जाता है। एक गुहाएं पाई जा रही है, कैविटी ब्रेन के अंदर पाई जा रही है, जिनको वेंट्रिकल बोला है, और इन वेंट्रिकल के अंदर ही CSF का या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा या इनका निर्माण होगा। अब वेंट्रिकल के अंदर इनका निर्माण होगा, और वेंट्रिकल का निर्माण करने वाली भी कुछ संरचनाएं होती है। जैसे वेंट्रिकल में एक पार्ट पाया जाता है कॉरॉइड प्लक्स। वेंट्रिकल के भाग कौन कौन से हैं, जैसे वेंट्रिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें एक स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगी, कॉरॉइड प्लक्सेस।
वेंट्रिकल को बनाने वाली संरचना है पहली कोरॉइड प्लक्सेज, एक एपेंडाइमल सेल का नेटवर्क, एपेंडाइमल सेल का नेटवर्क। ये जो वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है इसको बनाने वाले भाग है कोरॉइड प्लक्सेज, एपेंडाइल सेल का नेटवर्क। ये दोनों आपस में मिलकर वेंट्रिकल को बनाएंगे। इन वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होगा। तो एक वेंट्रिकुलर सिस्टम है जो ब्रेन भाग में हमारे पाया जाता है, और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जोड़ने वाली नलिका सेरेब्रम एक्वाडक्ट या प्रमस्तिष्क तरल नलिका कहलाएगी। जो वेंट्रिकल में जो फॉर्मेशन होगा वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके माध्यम से सेरिबेलम वाले भाग के अंदर आता है। तो सिंपल सा हमें याद रखना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टम भी हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कोरॉइड प्लक्सेज जो है एक प्रकार का छिद्र या एपरेचर होता है जिसमें से होकर लिक्विड निकलेगा, और विशेष प्रकार की इनमें कोशिकाएं पाई जा रही है जिन्हें एपेंडाइमल सेल कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर वेंट्रिकल का निर्माण करेगी। दो वेंट्रिकल प्रमस्तिष्क वाले भाग में, एक मध्य मस्तिष्क में, एक सेरिबेलम में है। तो यहाँ इनको आपस में जोड़े रखा जाता है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने का काम सेरेब्रम जो एक्वाडक्ट है उस संरचना के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो मिड ब्रेन है या मध्य मस्तिष्क है उसके अंदर दो प्रमुख प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। यानी मिड ब्रेन जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर दो मेन स्ट्रक्चर मिलेगी। पहली प्रकार की स्ट्रक्चर जो मिड ब्रेन के अंदर मिलती है उसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फर्स्ट स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, या कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का ही दूसरा नाम होता है टैक्टल प्लेट। इन्हीं को टैक्टल प्लेट के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रकार की जो संरचना मिड ब्रेन के अंदर पाई जाती है सेरेब्रल पेंडुकल, सेरेब्रल पेडुनकल। ये दो स्ट्रक्चर है जो मिड ब्रेन वाले भाग के अंदर पाई जाएगी। पहली स्ट्रक्चर का नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चार विशेष प्रकार की पालियां हैं उनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलेंगे। इन्हीं का दूसरा नाम टैक्टल प्लेट है। सेकंड स्ट्रक्चर है सेरेब्रल पेंडुकल। एक संरचना और इसमें पाई जाती है जिसे सेरेब्रल पेंडुकल के नाम से भी जाना जाता है। अब होती कैसे ये, जैसे हमारा ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है। तो मिड ब्रेन वाले पार्ट में पहले तो चार पालियां पाई जाती है। ऊपरी भाग जो है इसका, मिड ब्रेन का जो ऊपरी भाग है चार पालीनुमा ओवारों का बना होगा। ये जैसे चार पालीनुमा ओवार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो चार ओवार दिखाई दे रहे हैं इन्हें ही कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना या टैक्टल प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग में चार पालीनुमा ओवार पाए जाते हैं। इन पालीनुमा ओवारों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना या टैक्टल प्लेट कहते हैं। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के भी दो भागों के अंदर इसको बांट सकते हैं हम। ऊपर वाले जो दो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हमको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोला जाता है सुपीरियर कुलिकुलाई। ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ये है सुपीरियर कुलिकुलाई। ये ऊपर पाए जा रहे हैं इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, सुपीरियर कुलिकुलाई। नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये दो, इन दो को बोला जाता है इंफीरियर कुलिकुलाई। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जो चार पालियां पाई जा रही है उनमें से ऊपर वाली दो पालियों को सुपीरियर कुलिकुलाई कहेंगे।
नीचे वाली जो दो पालियां पाई जा रही है उन्हें इंफीरियर कोलिकुलाई के नाम से जाना जाता है। चार पालियों में से जो दो पालियां ऊपर स्थित है सुपीरियर कोलिकुलाई कहलाएगी और नीचे वाली पालियां इंफीरियर कोलिकुलाई कहलाएगी। और चारों पालियों को ही हम, चार पालीनुमा जो उभार हैं उन उभारों को ही कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं, सुपीरियर कोलिकुलाई और दूसरा होता है इंफीरियर कोलिकुलाई। अब जो सुपीरियर कोलिकुलाई है वो एक तरह से विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर होती है। ये वाली जो संरचनाएं हैं विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर होगी। अभी हम आगे बात करेंगे क्या होता है विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर पाए जाएंगे। दूसरी इंफीरियर जो कोलिकुलाई है ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर होती है। ये वाली जो है ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर होगी। अब इनके नाम के अंदर ही इनके कार्य हैं। विजुअल संबंधित होता है देखने से संबंधित जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। ऊपर वाली जो दो पालियां हैं सुपीरियर कोलिकुलाई के द्वारा, जिन्हें हम विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर कहेंगे। इंफीरियर कोलिकुलाई ऑडिटरी शब्द का मतलब होता है सुनने से रिलेटेड, तो सुनने से संबंधित जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर जो पाई जा रही है उनको कंट्रोल करने का काम इन इंफीरियर कोलिकुलाई के द्वारा किया जाता है। तो सुपीरियर कोलिकुलाई देखने से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करती है। इंफीरियर जो कोलिकुलाई है उनके द्वारा सुनने से संबंधित जो एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स सेंटर है, उनका कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो सिंपल सा याद ये रखना है, मिड ब्रेन में ऊपरी वाला जो हिस्सा है चार पालीनुमा उभार मिलेंगे, उनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना या टेक्टल प्लेट कहते हैं। ऊपर वाले दो उभार सुपीरियर कोलिकुलाई कहलाते हैं जो विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर का काम करेंगे, देखने से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। दूसरा नीचे वाले जो दो पालीनुमा उभार है इंफीरियर कोलिकुलाई कहलाएंगे और इनके द्वारा ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर का कार्य किया जाता है, यानी सुनने से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम इन इंफीरियर कोलिकुलाई के द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन का जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो मध्य मस्तिष्क का निचला हिस्सा होगा, इन पालियों के नीचे जो पाया जाएगा, इस हिस्से को सेरेब्रल पेंडुकल कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को सेरेब्रल पेडुंकल के नाम से इसको जाना जाता है। पेडुंकल बोल सकते हैं, सेरेब्रल पेडुंकल इसको कहा जाता है। दो भाग हो गए, एक तो हो गया कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा हो गया सेरेब्रल पेडुंकल जो है वो इस हिस्से को बोला जाएगा। अब सेरेब्रल पेडुंकल क्या होता है? सेरेब्रल पेडुंकल में एक मोटर सेंटर पाया जाता है, मोटर सेंटर। उस मोटर सेंटर का नाम है सब्सटेंशिया नाइग्रा। जो मोटर सेंटर मिलेगा उसका नाम है सब्सटेंशिया नाइग्रा। इस वाले भाग में जो मोटर सेंटर पाया जा रहा है, ये सेरेब्रल पेडुंकल वाला भाग है, इसके अंदर की तरफ एक मोटर सेंटर उपस्थित होगा। इस वाले हिस्से को सब्सटेंशिया नाइग्रा के नाम से जाना जाता है। और ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड मूवमेंट को रोकता है। इसका कार्य क्या है? शरीर में अनवांटेड मूवमेंट को रोकना। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा मोटर सेंटर पाया जा रहा है सेरेब्रल पेडुंकल में, उसके द्वारा शरीर में होने वाले अनवांटेड मूवमेंट को रोका जाता है। और अनवांटेड मूवमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा हो तो वो कभी कभी क्या है, कुछ व्यक्तियों में
लगातार पैर को हिलाने की क्रिया होती है, यानी जो बैठे हुए हैं वो लगातार बैठ के और पैर को हिला रहे हैं। कुछ व्यक्ति बार बार अपनी कॉलर को ऐसे करते हैं, सीधा अनवांटेड मूवमेंट है। कुछ व्यक्ति बार बार गर्दन को इस तरह टेढ़ी मेढ़ी करते हैं, वो अनवांटेड मूवमेंट है। तो इन अनवांटेड मूवमेंट को रोकने का कार्य सेरेब्रल पेडुनकल में उपस्थित मोटर सेंटर सबस्टेंशिया नाइग्रा करता है। ये सेरेब्रल पेडुनकल है, इसके अंदर ये जो सेंटर पाया जा रहा है ये सेंटर है सबस्टेंशिया नाइग्रा, मोटर सेंटर है। बॉडी के अंदर अनवांटेड मूवमेंट को रोकने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। इस सेंटर के जब न्यूरॉन अपघटित हो जाते हैं, इस वाले सेंटर में जब न्यूरॉन जो है उनका अपघटन हो जाता है या न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, इस सेंटर के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका जब नष्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति को एक डिजीज होती है, उस डिजीज को बोला जाता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन बीमारी के नाम से उसे जाना जाता है। जब ये जो सेंटर पाया जा रहा है ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है, इसके अंदर उपस्थित जब न्यूरॉन नष्ट हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, तो व्यक्ति के अंदर एक बीमारी उत्पन्न होती है। उस बीमारी को पार्किंसन बीमारी कहते हैं। पार्किंसन जो बीमारी है उसके अंदर व्यक्ति का अपने तंत्रिकीय जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण कम हो जाता है। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति को यदि हम कप दे देंगे, कोई जैसे एक कप, हम एक एग्जांपल लें कि कोई कप उसके हाथ में हमने पकड़ा दिया, हम कप को सीधा इस तरह से पकड़ते हैं लेकिन उनका कप इस तरह से हिलता रहेगा। कोई उनको कोई भी गिलास वगैरह पकड़ा है, डस्टर पकड़ा है, वो हाथ में रखेंगे उस चीज़ को तो वो हमेशा हिलता रहता है। इस डिजीज को हम पार्किंसन बीमारी बोलते हैं। जैसे मार्कर है, हम सीधा इस तरह से स्ट्रेट पकड़ रहे हैं, उनके हाथ में हमेशा हिलता रहेगा। कप है चाय का, वो हमने उनको पकड़ा दिया, उसको स्ट्रेट सीधा नहीं पकड़ पाएंगे, वो हमेशा हिलता रहेगा। तो ये इस पार्किंसन बीमारी के लक्षण होते हैं। तो दो प्रमुख भाग मिड ब्रेन में पाए जा रहे हैं, पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा वाला जो भाग पाया जा रहा है सेरेब्रल पेडुनकल वाला भाग उपस्थित होगा। इसके बाद जो मिड ब्रेन है उसके द्वारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यानी लेफ्ट सेरेब्रम और राइट सेरेब्रम के कार्यों को मैनेज किया जाता है। यानी मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? जो मध्य मस्तिष्क है यह अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक होता है दायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक वाला भाग पढ़ा था बायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इन दोनों भागों की क्रियाओं को कराने में यह सहायता देता है, क्योंकि जो मैसेज है वो नीचे यहाँ से आते हैं, मिड ब्रेन में जाते हैं, मिड ब्रेन से फिर दाएं सेरेब्रल हेमिस्फीयर और बाएं सेरेब्रल हेमिस्फीयर या दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में जाते हैं। तो उनकी क्रियाओं में मिड ब्रेन जो है वो सहायता करेगा। इसके अलावा देखने में सहायता करता है, पढ़ा था हमने विजुअल रिफ्लेक्स। सुनने में सहायता करता है क्योंकि इसमें ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर पाया जा रहा है। मोटर कंट्रोल करता है, ये मोटर सेंटर था सबस्टेंशिया नाइग्रा जो अनवांटेड मूवमेंट को रोकता है, वो काम करता है। सोने और जागने की क्रिया को कंट्रोल भी मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो मिड ब्रेन के कार्य हैं, मिड ब्रेन कौन कौन से कार्यों को संपन्न करेगा? सबसे पहले तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भाग है, दायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वहां तक संदेश लेकर जाता है, वहां से संदेशों को लाता है, तो उनकी क्रियाओं में सहायता करता है। दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध की क्रियाओं में सहायता करेगा। दूसरा काम देखने की क्रियाओं में सहायता करता है, सुनने की क्रियाओं में सहायता करता है। तीसरा काम मोटर सेंटर पाया जाएगा, इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा जो अनवांटेड मूवमेंट को रोकता है बॉडी के। चौथा सोने और जागने की क्रियाओं को यह कंट्रोल करता है। तो ये हमारा मिड ब्रेन है। अब यहाँ में ये और ध्यान रखना है एक साथ में, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है यहाँ से जो दिखाई दे रही है, इन दोनों को मिलाकर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। यानी मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन दोनों को मिलाकर संरचना को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। यानी ब्रेन स्टेम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मध्य मस्तिष्क के द्वारा और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा आपस में मिलकर ब्रेन स्टेम का निर्माण किया जाता है।
तो यहाँ तक हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे जिसे हम हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। यहाँ मिड ब्रेन या जो मध्य मस्तिष्क है वो स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद मस्तिष्क का थर्ड भाग जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। तो थर्ड जो पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क, या ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में हिंड ब्रेन। अब सबसे पहले कौन कौन से भागों से निर्मित होगा? 3 भाग हमें डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉन्स, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा, तीसरा सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, ये तीनों भाग आपस में मिलकर पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। 3 संरचनाओं के मिलने से इसका निर्माण होगा। सेकंड, जो अब एक एक भाग के बारे में स्टडी करेंगे हम, पॉन्स, फिर सेरिबेलम, फिर मेडुला के बारे में। फर्स्ट जो पार्ट है इसका पॉन्स, पॉन्स बैरोलाई भी इसे बोला जाता है, पूरा नाम है इसके फर्स्ट पार्ट का पॉन्स बैरोलाई, और सिंपल रूप में हम इसे क्या बोलते हैं? पॉन्स के नाम से इसे जाना जाता है। और पॉन्स मिड ब्रेन और मेडुला के बीच स्थित होता है। पॉन्स की स्थिति को हम देखें, ये मिड ब्रेन, ये मेडुला वाला भाग, तो इसके बीच में जो है वो कौन सा पार्ट पाया जा रहा है? पॉन्स। तो पॉन्स बैरोलाई या पॉन्स की स्थिति कहाँ है? मध्य मस्तिष्क व मेडुला के बीच पॉन्स भाग पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क और मेडुला के बीच में यह भाग उपस्थित होगा। सेकंड, पॉन्स भाग के अंदर अनेक रेशे के समान पथ पाया जाता है, और वो रेशे के समान जो पथ है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। यानी जो पॉन्स भाग हमें दिख रहा है, इस भाग के अंदर अनेक रेशेनुमा पथ पाए जाएंगे। इस तरह के थ्रेड लाइक पथ उपस्थित होंगे, ये रेशेनुमा पथ उपस्थित होंगे, और ये रेशेनुमा पथ आगे की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर पूरे मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो पॉन्स में रेशे के समान पथ उपस्थित होते हैं। इन रेशे के समान पथ के द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर रखा जाता है। इन सभी भागों को आपस में जोड़ने का काम ये रेशेनुमा पथ या रेशेदार पथ करेंगे। तो एक मेन काम इसका ये है कि इसके द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़े रखने का कार्य किया जाता है। सेकंड, यदि हम इसको देखें पॉन्स को, तो ये जैसे इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाए, ये नीचे वाला मेडुला भाग है, और ये वाला भाग कौन सा है? पॉन्स। ये इसकी संरचना है। तो पॉन्स को यदि हम देखते हैं तो ये मेडुला का एक उभरा हुआ सेक्शन या भाग दिखाई देता है। और हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में भी इस तरह से उभरा हुआ भाग पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिप पोर्शन, और हिप को ही बट और बोला जाता है। हिप का ही दूसरा क्या नाम होता है? बट। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो हिप वाला पोर्शन है उस तरह से उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। इसलिए पॉन्स को हम बट ऑफ ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। बट ऑफ ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है।
अब शब्द का मतलब याद रखना है। ब्रेन स्टेम अभी मैंने बताया मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आपस में मिलकर ब्रेन स्टेम बनाएंगे। तो बट ऑफ ब्रेन स्टेम का मतलब है पॉन्स एक उभरी हुई सी संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हिप जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उस तरह का दिखाई देगा। हिप को बट भी बोला जाता है, इसलिए पॉन्स को बट ऑफ ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो पॉन्स वाला भाग है, इस भाग के अंदर अनेक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। पॉन्स भाग में अनेक न्यूक्लियाई उपस्थित होंगे और ये न्यूक्लियाई सिग्नल्स को, जो भी संदेश मिल रहे हैं उनको फोर ब्रेन से सेरेबेलम तक पहुंचाते हैं। ये फोर ब्रेन वाला हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। यहाँ से जो मैसेज आएंगे उनको इस भाग तक पहुंचाने में इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियाई सहायक होते हैं। पॉन्स भाग में कुछ स्ट्रक्चर पाई जा रही है, न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं जो सिग्नल्स को, ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फोर ब्रेन से जो सिग्नल आएंगे उन सिग्नल को सेरिबेलम वाले भाग तक पहुंचाते हैं। पॉन्स जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अनेक न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। इसके साइड में ये हमारा सेरिबेलम वाला भाग है, ऊपर फोरब्रेन वाला भाग है। यहाँ से जो मैसेज आएंगे उनको ये न्यूक्लियाई सेरिबेलम वाले भाग के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो पॉन्स वाले भाग में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो प्रेमस्तिष्क वाले भाग या फोरब्रेन वाले भाग से जो सिग्नल आते हैं उनको सेरिबेलम वाले भाग तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। सेरिबेलम वाले भाग तक इन सिग्नल्स को या संदेशों को इन न्यूक्लियाई के द्वारा पहुंचाया जाता है और इन सिग्नल्स को भेजकर इन सिग्नल्स की सहायता से अनेक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है, सोने से संबंधित क्रिया, उसका कंट्रोल होगा इस रिले सिग्नल के माध्यम से। रेस्पिरेशन, श्वसन से संबंधित क्रिया का नियंत्रण होगा। निगलने की जो क्रिया है, भोजन को निगलने की जो प्रोसेस है उसका नियंत्रण होता है। ब्लेडर का जो कंट्रोल है, मूत्राशय का जो कंट्रोल है, फैलना सिकुड़ना, उसको कंट्रोल किया जाता है। सुनने की क्रिया को कंट्रोल किया जाता है। शरीर को साम्य अवस्था में बनाए रखने की क्रिया को कंट्रोल किया जाता है। टेस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। आंखों का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाएगा। चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे के भावों को कंट्रोल किया जाएगा और पोस्चर या शरीर की जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो ये सारे जो कंट्रोल है इन न्यूक्लियाई के माध्यम से संपन्न होंगे। करेंगे फोर ब्रेन सेरिबेलम वाला भाग, लेकिन जो मैसेजेज है उन मैसेजेज को फोर ब्रेन से सेरिबेलम तक पहुंचाने का जो काम है न्यूक्लियाई के द्वारा संपन्न होगा। बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, सोना, निगलना, श्वसन क्रिया करना, टेस्ट, आंखों का जो मूवमेंट है, आंखों की जो गति है उनको कंट्रोल, चेहरे के हाव भाव जो है उनको कंट्रोल करने का काम इन न्यूक्लियाई के माध्यम से किया जाएगा। तो ये मेन जो है पॉन्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ऊपर से संदेश आते हैं, न्यूक्लियाई तक आएंगे इस तरह से, यहाँ से इन संदेशों को सेरिबेलम, और फिर ये दोनों भाग सेरिबेलम और फोरब्रेन वाला भाग मिलकर इन क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब पॉन्स के हम बेसिकली कार्यों की बात करें तो सबसे पहले तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रेमस्तिष्क वाले भाग से कहाँ तक पहुंचा रहा है, सेरिबेलम वाले भाग तक। यानी पहला जो इसका कार्य है पॉन्स का, जो संदेश हैं उनको प्रेमस्तिष्क से सेरिबेलम तक पहुंचाना, ये काम पॉन्स के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने पढ़ा है न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं उनके माध्यम से पहुंचाएगा। सपने की जो क्रिया है, सपने लेने जो है, ऐसा माना जाता है कि सपनों के अंदर भी पॉन्स योगदान देता है। तो जो हम सपने देखते हैं उन सपने देखने की प्रोसेस में भी पॉन्स जो भाग है उसके द्वारा योगदान दिया जाता है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य इसका है श्वसन का नियमन।
श्वसन का नियमन के बारे में हमने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा था कि पोन्स भाग में श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने वाले सेंटर पाए जाते हैं। जो पोन्स भाग होता है उसके अंदर श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने वाले कुछ सेंटर उपस्थित होते हैं। उन सेंटर की सहायता से यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब वो सेंटर कौन से होते हैं? पहले सेंटर को तो बोला जाता है न्यूस्टिक सेंटर, एपी न्यूस्टिक सेंटर। दो सेंटर पाए जाएंगे, पहले को न्यूस्टिक सेंटर बोला जाएगा, दूसरे को न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यानी दो प्रकार के सेंटर प्रेजेंट है पोन्स वाले भाग में श्वसन क्रिया का नियमन करने के लिए, जिन्हें न्यूस्टिक सेंटर और दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। न्यूस्टिक सेंटर जो है वो पोन्स के निचले हिस्से में उपस्थित होगा, या हम बोल सकते हैं यह लोअर पोन्स में स्थित होता है, और ये वाला सेंटर अपर पोन्स में। यानी पोन्स के ऊपरी भाग में न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलता है, पोन्स के निचले भाग में न्यूस्टिक सेंटर पाया जाता है। और इन दोनों सेंटर के द्वारा हमारे शरीर में श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। ये दोनों सेंटर मिलकर श्वसन क्रिया को कंट्रोल करेंगे। चौथा जो काम है पोन्स का, इसके अंदर अनेक क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ काम, पोन्स वाले भाग में अनेक क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व होती है मस्तिष्क भाग से निकलने वाली तंत्रिकाओं को बोला जाता है क्रेनियल नर्व, और उन क्रेनियल नर्व के अनेक क्रेनियल नर्वों के न्यूक्लियाई इस पोन्स वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है, फर्स्ट नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, तो इसके न्यूक्लियाई जो है वो क्रेनियल नर्व है, इसके न्यूक्लियाई किस भाग में उपस्थित होंगे? पोन्स वाले भाग में। दूसरी है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, तो इस नर्व का क्रेनियल नर्व है, इसका भी जो न्यूक्लियाई है वो पोन्स वाले भाग में उपस्थित होगा। फेशियल नर्व, फेशियल जो नर्व होती है चेहरे में जो आती है, उस नर्व के न्यूक्लियाई भी किस भाग में पाए जाते हैं? पोन्स भाग के अंदर पाए जाएंगे। तो अनेक जो क्रेनियल नर्व्स हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो पोन्स वाले भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा पोन्स के नाम से जिसे जाना जाता है। पोन्स भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग है। सबसे पहले स्थिति पड़ी थी मध्य मस्तिष्क और मेडुला के बीच उपस्थित है। सेकंड, न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं जो फोरब्रेन से सिग्नल को सेरिबेलम तक पहुंचाने में सहायक हैं। कार्य इसके संदेशों को प्रमस्तिष्क से सेरिबेलम तक पहुंचाना। सपने देखने की क्रिया में यह माना जाता है कि इसका नियंत्रण होता है। श्वसन क्रिया का नियमन इसके द्वारा किया जाता है। दो प्रकार के सेंटर हैं, एक न्यूस्टिक सेंटर जो लोअर पोन्स में उपस्थित है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो अपर पोन्स में उपस्थित है। इसके अलावा अनेक क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई इसके अंदर उपस्थित होंगे। जैसे एग्जाम्पल ट्राइजेमिनल नर्व है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व है, सुनने से संबंधित है, फेशियल नर्व है, चेहरे से संबंधित है। तो इन सबके न्यूक्लियाई इस पोन्स वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। पोन्स का पूरा नाम पोन्स बैरोलाई होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पश्चिम मस्तिष्क का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है उसे सेरिबेलम कहा जाता है। सेकंड पार्ट
सेरिबेलम। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये सेरिबेलम, पूरी स्ट्रक्चर को सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है। अब सेरिबेलम की सबसे पहली विशेषता यह है, इसकी सतह कॉन्व्यूलेटेड होती है। ये जो सरफेस हमें दिखाई दे रही है सेरिबेलम जैसे ये भाग है, तो इसकी सतह इस तरह से मुड़ी हुई होगी, जिसको बोला जाता है कॉन्व्यूलेटेड सतह या बिलगित सतह के नाम से इसको जानते हैं। और ये बिलगित सतह के कारण न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान देता है। यानी सेरिबेलम वाले भाग की सतह कॉन्व्यूलेटेड होगी, इस तरह की होगी, और इस कॉन्व्यूलेटेड सतह के कारण जो न्यूरॉन है उनको जुड़ने के लिए इसके द्वारा अतिरिक्त सतह प्रदान की जाती है। ये प्लेन होगा तो कम न्यूरॉन जुड़ेंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर है, कॉन्व्यूलेटेड सतह है, तो ज़्यादा न्यूरॉन इस पर जुड़ सकते हैं। तो न्यूरॉन को जुड़ने के लिए इसके द्वारा अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जाता है। सेकंड, इसके अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर मिलती है, एक विशेष संरचना पाई जा रही है, जिसे हम बोलते हैं आर्बर बिटी। आर्बर एक लैटिन या ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ लाइफ। आर्बर बिटी जो है, इसी को बोला जाता है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है ट्री ऑफ लाइफ। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये आर्बर बिटी है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको ही किस नाम से जाना जाता है? आर्बर बिटी। आर्बर बिटी क्या है? एक ट्री शेप्ड व्हाइट कलर कंपोनेंट है। यानी किस तरह का है ये? ट्री शेप्ड व्हाइट कलर कंपोनेंट। ट्री शेप्ड व्हाइट कलर कंपोनेंट है जो सेरिबेलम वाले भाग के अंदर पाया जाता है। यानी एक पेड़ की जो शाखाएं होती है उसके समान एक संरचना है, ट्री शेप्ड, और कलर इसका होता है व्हाइट कलर। और किस भाग के अंदर पाया जाता है? सेरिबेलम वाले भाग के अंदर ये पाया जाता है। इसका जो कार्य है, जो मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन है। अब सेंसरी और मोटर का, सेंसरी को तो बोलते हैं हम संवेदी, एक संवेदी, और दूसरे कौन से प्रकार के अवयव होते हैं? चालक, इनको बोला जाता है सेंसरी। और इस प्रकार चालक जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? मोटर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेन से सेंसरी आवेग आएंगे, ब्रेन के मोटर आवेग आएंगे, उन आवेगों के अनुसार ये प्रोसेस करता है। यानी अभी हमने पढ़ा था, प्रमस्तिष्क वाले भाग से जो न्यूक्लियाई पॉन्स में जुड़े हैं वो यहाँ जुड़े हैं, यहाँ से जो आवेग है इनको भेजा जाएगा, नीचे से कोई मैसेज आया यहाँ जाएगा, यहाँ से इसमें यहाँ ट्रांसफर होगा। तो संवेदी आवेग और चालक आवेग जो है, या मोटर इंफॉर्मेशन या सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, उसके आवागमन में या उसको ब्रेन तक पहुंचाने में, संवेदी आवेगों को ब्रेन तक पहुंचाने में, मोटर आवेगों को अंगों तक पहुंचाने में यह सेरिबेलम जो अंग है यह सहायता करता है। या इस सेरिबेलम जो पार्ट है इसके अंदर पाई जाने वाली आर्बर बिटी स्ट्रक्चर सहायता करती है संवेदी आवेगों को ले जाने में। जो मोटर आवेग है या चालक आवेग जो है उनको लाने में इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और वृक्ष के समान इसकी संरचना है, इसलिए इसे आर्बर बिटी के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की जैसी शाखाएं होती है, व्हाइट कलर का ये कंपोनेंट होगा जिसे आर्बर बिटी के नाम से जाना जाता है। संवेदनाओं को ले जाने में, चालक जो आवेग हैं उनको लाने में इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सेरिबेलम वाला पार्ट है। आर्बर बिटी मिलेगी इसमें, सतह इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड होती है, और कॉन्वोल्यूटेड सतह के कारण ज़्यादा न्यूरॉन जो है वो इस स्थान पर आसानी से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा न्यूरॉन को जुड़ने के लिए यह जगह प्रदान करने का काम करता है। अब क्या क्या काम सेरिबेलम के द्वारा संपन्न किए जाते हैं? प्रमुख रूप से पहला अभी हमने पढ़ा है, संवेदनाओं को ले जाता है, संवेदी आवेगों की प्रोसेसिंग करना।
तो पहला कार्य इसका क्या है, संवेदी जो आवेग है उनका ब्रेन तक स्थानांतरण करना, उसमें इसके द्वारा सहायता की जाती है। सेकंड जो इसका कार्य होता है, जो मूवमेंट या गति से संबंधित जो क्रिया है तो उनको समन्वित करना, या हम बोल सकते हैं हमारे शरीर की जो गति है उसका समन्वय भी किस भाग के द्वारा किया जाता है, सेरिबेलम वाले भाग के द्वारा किया जाता है। तीसरा, हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखना, स्थिति बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाना, यह कार्य भी किस भाग के द्वारा किया जाएगा, सेरिबेलम भाग के द्वारा। चौथा, आंखों का जो मूवमेंट है, यानी आंखों को हम इधर देखते हैं तो इधर करते हैं, इधर करते हैं, इस मूवमेंट को कंट्रोल ये करता है। पांचवा, जो मसल्स है हमारी उनके टोन को एडजस्ट करता है, मसल टोन को एडजस्ट करना, पेशी टोन को एडजस्ट करना। तो ये सारे जो कार्य हैं, इन कार्यों को इस भाग के द्वारा या सेरिबेलम वाले भाग के द्वारा इन कार्यों को संपन्न किया जाएगा। संवेदी आवेगों का स्थानांतरण करेगा, बॉडी का जो मूवमेंट है उसको समन्वित करता है, शरीर का संतुलन बनाता है, आई मूवमेंट को आंखों से इधर उधर जब हम करते हैं उसको कंट्रोल करता है, पेशी के अंदर जो टोन है किस तरह से वो क्रियाएं कर रही है उसको एडजस्ट करने का काम भी इस सेरिबेलम वाले भाग के द्वारा किया जाएगा। और जिस तरह से हमने सेरेब्रम वाले भाग के अंदर या प्रमस्तिष्क वाले भाग के अंदर पढ़ा था कि दो गोलार्ध पाए जाते हैं, एक दायां गोलार्ध, दूसरा मिलता है बायां गोलार्ध, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दूसरा कौन सा था, बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। उसी तरह इसमें भी दाएं और बाएं गोलार्ध पाए जाते हैं और यहाँ इन गोलार्धों को बर्मिस बोला जाता है, यानी इसके जो गोलार्ध होंगे सेरिबेलम वाले भाग के जो गोलार्ध होते हैं उन गोलार्धों को बर्मिस के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने प्रमस्तिष्क में पढ़ा था, दायां जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, वैसे ही इस भाग में भी दो गोलार्ध मिलेंगे, दायां और बायां, उनको हम दायां बर्मिस और बाएं बर्मिस के नाम से इन्हें जानते हैं। तो इस सेकंड पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क का, जिसे सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पार्ट पश्चिम मस्तिष्क का हमने पढ़ा है, जिसे सेरिबेलम के नाम से इसे जाना जाता है। अब लास्ट पार्ट पढ़ना है हमें पश्चिम मस्तिष्क का, जिसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं या शॉर्ट में इसे केवल मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा, सिंपल वे में इसे केवल मेडुला के नाम से हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो मेडुला वाला भाग है, ये जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये वाला पार्ट, ये मेडुला वाला हिस्सा है, ये मेडुला वाला पार्ट है। तो ये जो मेडुला वाला पार्ट है नीचे की तरफ मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये जो मेडुला हिस्सा है वह मेरुरज्जु से जुड़ा होगा, मेडुला नीचे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है। सेकंड, श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र है। सबसे पहला तो ये किसका कंट्रोल करने का काम करेगा, श्वसन। सेकंड, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है हृदय के परिसंचरण को, हृदय परिसंचरण के जो रिफ्लेक्स रहेंगे उसको कंट्रोल करने में यह सहायता करता है। तीसरा, पाचक रसों का जो स्त्रवण है,
पाचक रसों के स्त्रवण को भी इस भाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। श्वसन को, हृदय के परिसंचरण को और पाचक रसों के स्त्रवण को कंट्रोल करने का कार्य यह मेडुला वाला पार्ट करता है। ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस हिस्से के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। ये मेडुला वाला हिस्सा है, ये हिस्सा इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ब्रेन स्टेम पहले हम पढ़ चुके हैं। किस किस के बीच उपस्थित होगा? पोन्स और मेरुरज्जु, यानी मेडुला के ऊपर तो पाया जा रहा है पोन्स, ये ऊपर स्थित होगा मेडुला के, और मेडुला के नीचे की ओर क्या उपस्थित होता है? मेरुरज्जु। तो मेडुला जो है वो पोन्स और मेरुरज्जु के बीच उपस्थित होता है। ये पोन्स, ये मेरुरज्जु, इनके बीच में ये मेडुला वाला भाग उपस्थित होगा। और ये नीचे की तरफ हमारा जो ये ब्रेन वाला पार्ट है, स्कल वाला पार्ट है, उसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, यानी जो कपाल है जिसके अंदर हड्डियों के ढांचे में मस्तिष्क स्थित है, उसमें एक छिद्र उपस्थित है नीचे यहाँ पर। उस छिद्र को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। उससे निकलता है, और जो हमारी जो वर्टिब्री है एटलस, एटलस जो कशेरुका पाई जा रही है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, वहाँ तक ये जाता है। यानी ये जो ब्रेन का जो कपाल वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर फोरामेन मैग्नम इस वाले भाग से निकलेगा नीचे, और कहाँ तक जाता है? फर्स्ट कशेरुका एटलस है, ये है फोरामेन मैग्नम। यहाँ से निकलकर जो फर्स्ट कशेरुका है, फर्स्ट वर्टिब्री है, एटलस तक ये जाता है। यानी ऊपर यहाँ से निकला फोरामेन मैग्नम में से होकर ये एटलस के लेवल तक ये पार्ट या मेडुला वाला भाग जाता है। इसके बाद यह वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन का एक वाइटल ऑर्गन है, हमारी क्रियाओं का एक वाइटल ऑर्गन है। और मेडुला यदि निष्क्रिय हो जाए, मेडुला यदि कार्य नहीं करे, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वाइटल भाग है, यदि मेडुला कार्य नहीं कर पाता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। कारण उसका सीधा सही है, श्वसन क्रिया को कंट्रोल कर रहा है, जब श्वसन ही नहीं होगा तो व्यक्ति मर जाएगा। हार्ट के परिसंचरण को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट के अंदर पंपिंग प्रोसेस नहीं होगी तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। जब फांसी लगाते हैं उस टाइम पर मेडुला वाले भाग पर प्रेशर पड़ता है, ये वाला भाग दब जाता है, दब जाने के कारण श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है, हार्ट का परिसंचरण रुक जाता है, जिसके कारण व्यक्ति मर जाता है। तो एक तरह से वाइटल है, हमारे क्रियाओं के लिए जरूरी है, हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए। और यदि यह काम नहीं करेगा या मेडुला नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो वाइटल भाग होता है ये। इसके बाद जो फोरामेन मैग्नम से निकला है, फोरामेन मैग्नम के ऊपर की तरफ यह प्रमस्तिष्क के जो दो गोलार्ध है उनसे जुड़ा रहता है। जैसे फोरामेन मैग्नम है तो यहाँ से जब निकल रहा है तो एक गोलार्ध आग इस तरह से कंडीशन है, और बीच में फोरामेन मैग्नम है, तो दाएं गोलार्ध से और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ये जो मेडुला वाला भाग है जुड़ा रहता है। यानी इस तरह से हम कंडीशन देखें, दायां गोलार्ध, ये दायां गोलार्ध, ये बायां गोलार्ध, इसके बीच में फोरामेन मैग्नम, तो इसके बीच में से दोनों गोलार्धों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, उनसे डोर्सल साइड में ये जुड़ा रहेगा, उनकी पृष्ठ सतह पर ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब इसका जो मेडुला का निचला हिस्सा है, लोअर एंड जो होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। जैसे ये नीचे गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहाँ है मेरुरज्जु है, इसके पास आया, तो ये एंड तो इसका होता है बंद, यानी मेडुला का निचला हिस्सा बंद होता है, जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है वो हिस्सा इसका क्लोज पाया जाएगा। और ऊपरी जो हिस्सा जो ऊपरी सतह से जुड़ा हुआ है, या सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जो जुड़ा हुआ है, या हम बोले यहाँ पर हमने पढ़ा था फोर्थ वेंट्रिकल मिलता है सेरिबेलम वाले भाग में, उससे ये जुड़ा हुआ है, तो उस वाले भाग में खुला होता है, यानी इस जगह से ये खुला होगा।
ये इसकी पोजीशन है, यहाँ से ये ओपन है और यहाँ पर ये किस प्रकार का पाया जाता है, क्लोज पाया जाएगा। यानी लोअर एंड इसका बंद होता है जहाँ ये मेरुरज्जु से जुड़ा है, ऊपरी एंड जहाँ ये है फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है या पॉन्स वाले भाग से जो जुड़ा हुआ है, वो भाग इसका खुला पाया जाता है। ऊपरी भाग इसका खुला होता है, निचला जो भाग है इसका वो बंद पाया जाता है। निचला जो पार्ट है इसका वो बंद होगा, ऊपरी भाग खुला हुआ और निचला हिस्सा इसका बंद होता है। तो मेडुला का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ और निचला हिस्सा इसका क्लोज्ड पार्ट होता है, उसे क्लोज्ड पार्ट बोला जाता है। ऊपरी हिस्से को ओपन पार्ट के नाम से जाना जाता है। अगला, ये एक प्रकार का रिले सेंटर होता है। अब रिले सेंटर का मतलब ये है बहुत सारे फंक्शंस को इसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बहुत सारी क्रियाओं को, वाइटल फंक्शंस को इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे श्वसन क्रिया को, हृदय से संबंधित क्रिया को, बॉस्कोमेटर क्रियाओं को यानी जो रुधिर वाहिनियां उनको फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को, तो उनसे संबंधित सूचनाओं को लाएगा, मस्तिष्क के संदेशों को लेकर जाएगा, इसलिए इसे रिले सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब काम कौन कौन से इसके द्वारा, वाइटल फंक्शन जो है वो कौन कौन से संपन्न किए जाते हैं। सबसे पहला तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वह रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, श्वसन केंद्र। पॉन्स भी सहायता करता है इसमें श्वसन क्रिया में, इसके अलावा मेडुला द्वारा भी होगी। तो पहला इसका मेन फंक्शन है श्वसन केंद्र। श्वसन केंद्र है इसलिए श्वसन की दर का, यानी ये किसका कंट्रोल करेगा, श्वसन की दर, यानी 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करना है। श्वसन की डेप्थ का या गहराई का, यानी आवश्यकता पड़ने पर तेज श्वसन करना है, धीमे श्वसन करना है, वो श्वसन की डेप्थ है, उसको कंट्रोल करेगा। श्वसन की रिद्म या लय का, तो श्वसन की दर का, डेप्थ गहराई का, रिद्म लय का कंट्रोल इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह सेंसिटिव किन किन चीजों के लिए होता है, ऑक्सीजन की कमी होने पर इसको तुरंत पता चलता है। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी उसके लिए सेंसिटिव है, तो इसे पता चलेगा। CO2 के अंदर वृद्धि होने पर, CO2 की वृद्धि के लिए ये सेंसिटिव है। और ब्लड के pH में चेंज होने पर, रक्त का जो pH है उसके अंदर चेंज होने पर भी इसको सूचनाएं पहुंच जाती है। या फिर ये O2 की कमी, CO2 की वृद्धि और pH में जो परिवर्तन है उनके लिए सेंसिटिव होगा। और इन सब के अकॉर्डिंग ये श्वसन की दर का, श्वसन की गहराई का, तेज श्वास लेना है, धीमे लेना है, किस लय किस रिद्म में लेना है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो पहला ये बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर है और इस क्रिया में इसकी सहायता पॉन्स भी करेगा। सेकंड कार्डियक सेंटर है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग है, यह एक कौन सा सेंटर भी है, कार्डियक। कार्डियक शब्द हम किससे संबंधित लेते हैं, हार्ट से संबंधित है। हार्ट की जो रेट है उसको कंट्रोल करता है, हृदय दर का नियमन करता है। कार्डियक सेंटर क्यों बोला है, क्योंकि इसके द्वारा हृदय दर का नियमन किया जाता है। हार्ट रेट को, हार्ट दर को किस रेट से हृदय धड़केगा, किस तरह से उसमें धड़कन होगी, तेज होगी, धीमी होगी, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, इसलिए इसे कार्डियक सेंटर भी बोला जाता है। तीसरा, इसको वैसोमोटर सेंटर बोला जाता है। थर्ड, वैसोमोटर केंद्र या सेंटर भी इसको बोल सकते हैं। अब वैसोमोटर सेंटर या केंद्र क्यों बोला है, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को संकुचित करके या फैलाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो वैसोमोटर इसलिए बोला है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं हैं, उनके संकुचन को, उनके फैलने को, उनके कॉन्ट्रैक्शन को, उनके डाइल्यूशन को प्रेरित करके बीपी या रक्तदाब को कम या ज़्यादा करता है, इसलिए इसे वैसोमोटर सेंटर या वैसोमोटर केंद्र भी बोला जाता है।
तो तीसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम मेडुला ऑब्लिगेटा कहेंगे। सबसे पहले स्थिति पढ़ी थी, मेडुला नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा है, ऊपर पॉन्स वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है। सेकंड, श्वसन हृदय परिसंचरण पाचक रसों के स्त्रवण में सहायक है। ऊपर की तरफ पॉन्स पाया जा रहा है, नीचे मेरुरज्जु पाया जा रहा है। वाइटल भाग है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मेन क्रिया है श्वसन हृदय परिसंचरण उसको कंट्रोल कर रहा है। यदि ये नहीं होगा, कार्य नहीं करेगा, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फोरामेन मैग्नम जो कपाल का छिद्र है उसमें से निकलता है, और नीचे की तरफ जो एटलस पाई जा रही है हमारे यहाँ गर्दन और इसको ब्रेन को जो स्कल को जोड़ने वाली संरचना है वहाँ पर जाकर खत्म होता है। ऊपर वाला भाग ओपन होता है, नीचे वाला भाग क्लोज होता है। रिले सेंटर का काम करता है, सब सूचनाओं को लेकर जा रहा है, वापस ला रहा है, इसलिए रिले सेंटर बोला है। 3 प्रकार के केंद्र इसके अंदर मिलेंगे। श्वसन केंद्र श्वसन क्रिया को कंट्रोल करेंगे। कार्डियक सेंटर हृदय की दर का हार्ट रेट का नियमन करता है, जैसी स्थिति है उसके अनुसार हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। वैसोमोटर केंद्र जो रुधिर वाहिकाएं उनको फैलाकर या संकुचित करके बीपी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्रेन कंप्लीट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने प्रमुख 2 भागों के अंदर बांटा था, एक मस्तिष्क एक मेरुरज्जु। तो अगले लेक्चर में हम ब्रेन कंप्लीट हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।